जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अमरेंद्र सिंह और आज जो कला का पेपर हुआ है 10 मार्च को, ये कोड है 830 GZ और ये गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में मतलब मेरठ मंडल में ये पेपर हुआ है। तो निर्देश आप सबने पढ़ा लिया होगा, 15 मिनट पढ़ने को है मुख्य पृष्ठ पर। इस तरह की चीज़ें आपको मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है। देखिए, प्रश्न पत्र 3 खंडों में का, खा, गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों का हल करना अनिवार्य है। खंड का आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनमें में से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। तो इन दोनों में से कोई आपने आलेखन कला किया होगा या प्राविधिक कला। तो इस पेपर में मैं दोनों आलेखन कला का जो 20 क्वेश्चन आए उनके सही उत्तर क्या है और प्राविधिक कला के जो 20 क्वेश्चन आए उनके सही उत्तर क्या है ये बताऊंगा। और आप लोग पूरा देखें और पूरा पेपर समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको बनाना था और आप क्या बना के आए हैं और कितने नंबर पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे उन्हें पता चले कि वो क्या बना के आए और कितना नंबर पा रहे हैं। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेज नहीं करें, व्हाइटनर। मान लो आपने ये गोला था, इसे भर दिया, कुछ देर बाद आपको पता चला ये नहीं B सही था, तो आपने इसको इस तरह काट के अगर B सही कर दिया होगा तो ये दोनों पूरे क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खंड खा प्राकृतिक चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का चित्रण करना है, वो पेपर में आगे मैं समझाऊंगा। खंड गा स्मृति चित्रण अथवा भारतीय चित्रकला, देखो इसमें भी ऑप्शन दिया है, स्मृति चित्रण कर लो या लिखने का कार्य कर लो। भारतीय चित्रकला के प्रश्नों को चित्रित और हल करना है। तो पेपर को शुरू करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में सारा निर्देश लिखा गया है। अंग्रेजी वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं देख लें। पेज को पलटते हैं हम। खंड का देख लेते हैं। इस खंड में आलेखन कला प्राविधिक कला प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक पीछे समझा चुका हूँ, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वही OMR शीट पे भरने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न हम आलेखन कला का पहले आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आलेखन का क्या अर्थ है। तो यहाँ बच्चों आलेखन का अर्थ जो होता है वो रेखाओं द्वारा चित्र बनाना। नंबर 1 ए ऑप्शन सही है। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया होगा उनका ये उत्तर सही होगा। रेखाओं द्वारा चित्र बनाना आलेखन का अर्थ माना जाता है, मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि आलेखन का मुख्य तत्व क्या है। तो आलेखन का बच्चों मुख्य तत्व जो होता है वो रेखा होता है। रेखाओं द्वारा ही आकृति का निर्माण होता है। किसी भी आकृति का निर्माण रेखाओं द्वारा ही होता है। अगर रेखा नहीं बनेगी तो आकृति नहीं बनेगा। आलेखन का मुख्य जो तत्व होता है वो रेखा को माना जाता है, आप ये जान लीजिए। क्वेश्चन संख्या 3 है कि स्केच का अर्थ क्या है। तो स्केच का अर्थ क्या है, इसमें देखो चित्र तैयार करना, मूर्ति बनाना, प्रारंभिक रेखा चित्र। स्केच का अर्थ होता है प्रारंभिक रेखा चित्र। बी वाला ऑप्शन 3 में सही है। प्रारंभिक रेखा, जो हम लोग आउटलाइन किसी चित्र कहते हैं ना कि स्केचिंग कर लो, आउटलाइन कर लो, तो उसे कहते हैं प्रारंभिक रेखा चित्र, उसी को स्केच कहा जाता है। जैसे बच्चों का मेरे पास ये देखो एक किताब है, मैं इस किताब को दिखा कर आप देखो, ये प्रारंभिक रेखा चित्र, ये यही इसी को स्केच कहते हैं। यही आपके प्रश्न में पूछा गया कि स्केच क्या है। ये देखिए, आप देख लीजिए, इस तरह से प्रारंभिक रेखा चित्र हम लोग देखो आउटलाइन कर लेते हैं और फिर इसमें हम लोग सेट करके और उसका डिटेल भरते हैं, तो इसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब स्केच क्या है। आगे से आपकी कभी गलती नहीं होगी अगर आप इंटर में ड्राइंग लेते हैं। तो प्रारंभिक रेखा चित्र। अब क्वेश्चन संख्या 4 पे देखिए, गहराई दिखाने के लिए प्रयोग होता है। तो गहराई दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। अनुपात का, रचना का, रंगीन पेंटिंग का। तो गहराई दिखाने के लिए क्या बच्चों प्रयोग होता है, मैंने आपको पहले जो हमने वीडियो बनाई उसमें बताया था। परिपेक्ष जो है वो गहराई दिखाने के लिए हमने क्षितिज रेखा का भी उदाहरण देके इस चीज को समझाया था आपको। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी मेरी पहली वाली, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए कि पेंसिल की कठोरता किससे दर्शाई जाती है। तो पेंसिल की कठोरता H, इसमें जो ऑप्शन A, B, X, Y, L, M, तो HB से दर्शाई जाती है। H का मतलब हार्डनेस और B का मतलब ब्लैकनेस। आप पेंसिल लेते होगे, अधिकतर पेंसिलों में HB लिखा रहता है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से HB सही है। पेंसिल की कठोरता H और B से दिखाई जाती है कि कितनी कठोर और कितनी डार्क चलेगी। क्वेश्चन संख्या 6 है कि लाइफ स्टडी का अर्थ है। तो लाइफ स्टडी का बच्चों इसमें देखिए परिदृश्य चित्रण, मूर्ति चित्रण, ऐतिहासिक अध्ययन नहीं, जीवित प्राणी का अध्ययन। इसमें क्या होता है बच्चों, लाइफ स्टडी में किसी आपके सामने किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाता है और आपको उसका चित्र बनाना होता है। तो आपके सामने वो जीवित आदमी बैठा होता है और उसको आप देख के चित्र बनाते हो, उसी को कहते हैं लाइफ स्टडी। इसमें जीवित प्राणी का रेखांकन होता है, चित्र बनाना। आई होप आप लाइफ स्टडी समझ गए होंगे। क्वेश्चन संख्या 7 है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये हमने आपको कई बार बता दिया है। तो 7 रंग होते हैं। इसका शॉर्ट रन फॉर्म में मैंने बता दिया। क्या फॉर्म बताया था, विविग, VIVGYOR, मतलब कि वाई से मैंने बताया था बैगनी, वायलेट कलर है ना। ई से होता है इंडिगो, जिसे हम जामुनी कलर कहते हैं हिंदी में। बी से होता है ब्लू और जी से होता है ग्रीन, जिसे हरा कलर कहा जाता है।
वाई से होता है येलो, जिसे पीला कलर कहा जाता है। ओ से होता है ऑरेंज, जिसे नारंगी कहा जाता है। आर से होता है रेड, जिसे लाल कहा जाता है। ये आप फिर से लिख दे रहा हूँ, बैगनी। वाई से वायलेट होता है बैगनी। आई से इंडिगो, मतलब जिसे हमने जामुनी कलर कहते हैं, जामुनी कलर, जामुन देखा होगा आप लोगों ने। बी से होता है ब्लू, जिसे नीला कलर कहा जाता है। जी से होता है ग्रीन, जिसे हरा कलर कहा जाता है। ये हमने कई सारी वीडियो में आपको समझाया है। ये क्वेश्चन तो आपका 100% किसी का गलत नहीं हुआ होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 है कि चारकोल का उपयोग किसके लिए होता है। तो चारकोल का उपयोग इसमें क्या है, गहरी छाया और प्रकाश दिखाने के लिए। बी वाला ऑप्शन सही है। मैंने आपको पेंसिल वाली जो शेडिंग हमने बताया उसमें बताया कि चारकोल तो क्या होता है, जो जली हुई लकड़ी को चारकोल कहते हैं, और इससे क्या होता है, गहरी छाया और प्रकाश दिखाने के लिए हम लोग चारकोल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, इसमें आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है। तो आउटलाइन ड्राइंग का जो अर्थ है बच्चों, केवल रेखाओं से आकृति। आउटलाइन ड्राइंग, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। केवल रेखाओं से आकृति, केवल आउटलाइन, वही जो अभी हमने आपको चित्र दिखाया था एक उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि आउटलाइन ड्राइंग का अर्थ है तो मतलब केवल रेखाओं से आकृति बना देना। उसी को हम लोग स्केचिंग भी कहते हैं, आउटलाइन ड्राइंग भी कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, आकृति संतुलन किससे तय होता है, मतलब निश्चित किससे होता है। तो आकृति संतुलन जो तय होता है वो अनुपात से तय होता है। इसमें 10 में ए वाला ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, अगर आपने ए वाला ऑप्शन लगाया होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 11 है कि प्रकाश और अंधकार का अध्ययन कहलाता है। तो प्रकाश और अंधकार का अध्ययन क्या कहलाता है, छायांकन कहलाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन कहाँ, ये सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, छायांकन। प्रकाश और अंधकार का अध्ययन हमें क्या कहलाएगा, छायांकन, मतलब शेडिंग स्टडी कहलाता है। यहाँ पे है ना शेडिंग, छायांकन अंग्रेजी, हिंदी में शेडिंग, अंग्रेजी में देखिए शेडिंग लिखा हुआ है, इसे हिंदी में छायांकन लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि दूरी और गहराई दिखाने की विधि है। तो दूरी और गहराई दिखाने की विधि परफेक्ट है, जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, छाया प्रकाश का भी बताया था। आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 13 है कि आलेखन की मुख्य सामग्री है। आलेखन की मुख्य सामग्री है, ऑप्शन में कपड़ा लिखा है, धातु पत्थर, छेनी लिखा है, मिट्टी या नहीं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, पेंसिल, कागज और रबड़। क्वेश्चन संख्या 14 है कि रेखांकन का दूसरा नाम क्या है। तो रेखांकन का दूसरा नाम, इसमें ऑप्शन देखिए, नृत्य लिखा है, वास्तु लिखा है, मूर्ति लिखा है। तो आलेखन, रेखांकन को हम लोग आम भाषा में आलेखन ही बोलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है कि मूल संरचना के लिए प्रयोग होती हैं। तो मूल संरचना के लिए क्या प्रयोग होती हैं, इसमें ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन सही, ज्यामितीय आकृतियां प्रयोग होती हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, ये चित्र देखिए, आपको इससे पता चल जाएगा। ये देखिए बच्चों, जो मानव चित्रण का तो जो मूल संरचना के लिए प्रयोग होती है, इस तरह से पहले हम ज्यामितीय आकृतियां बना लेते हैं मूल, उसके बाद फिर इसको मूल करते हैं, पूरी करते हैं। तो ये चीज़, यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 16 है, मानव आकृति बनाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, ये मानव चित्रण कक्षा 9 से ये क्वेश्चन डाला है। 9th जो है मानव चित्रण का जो है वो 9th का पार्ट है, लेकिन 9th का पार्ट उठा के यहाँ से 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे बाल, कपड़े नहीं, ये मूल आकार, सिर, धड़, हाथ, पैर, इसमें सी ऑप्शन सही है। कुछ लोग इसमें बी ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी सही बता सकते हैं। आमतौर पर जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जब मतलब अधिकतर आर्टिस्ट चित्र का जब मानव चित्र बनाना शुरू करते हैं, मानवाकृति बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आंख बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही कर सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो मूल आकार ही होगा, जिसमें सिर, धड़, हाथ, पाँव आता है, लेकिन इसमें आंखें भी सही कर सकता है। अब देखिए क्या सही करता है। अधिकतर आकृति जो आर्टिस्ट हैं, जो हम भी अगर किसी को पोर्ट्रेट बनाना होता है तो स्ट्रक्चर बाहर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसके आँख से ही शुरुआत करते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, आँख और डी, मतलब मूल आकृति जिसमें धड़, पाँव, सर और आँखें भी हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन भी बात करें, देखो बोर्ड क्या सही करता है। क्वेश्चन संख्या 17 है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, केंद्रीय आलेखन में बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 18 है कि हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। ये भी पढ़ाया गया है, ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, तीनों रंग जो है ठंडे प्रभाव डालते हैं। लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग और बैगनी भी जो है गर्म प्रभाव डालता है। क्वेश्चन संख्या 19 है, देखिए, आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया था, जो लास्ट वाली वीडियो मैंने डाली है उसमें भी बताया, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है। कौन से रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है। तो बेटो इसमें जल रंग का जो है
जल रंग सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है। ऑयल कलर, पेस्टल कलर, पेंसिल कलर, ये तीनों कलर अपारदर्शी रंगों की श्रेणी में आते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, वीडियो आपने देखी होगी। तो आपके सारे क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया था, बाकी 19 क्वेश्चन मेरे सारी वीडियो से आए हैं। अब खंड का जो पार्ट प्राविधिक कला है उसके OMR शीट के सारे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्या आप लगा के आए हैं, क्या नहीं लगा के आए हैं। तो अब जो आलेखन कला की है वो 5 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा के आगे की वीडियो देखेंगे। 5 मिनट में हम आलेखन कला के 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 2 है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। मैंने वर्ग की परिभाषाएं कम से कम 10 बार आपको बताई थी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, चारों भुजाएं बराबर। क्वेश्चन संख्या 3 है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। मैंने बताया था सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों अंतःकोण भी बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन संख्या ऑप्शन संख्या ए, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 में 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। मैंने बताया था कि ये आएगा, 2 क्वेश्चन आ गया। तो 1 डेकामीटर बराबर बच्चों 10 मीटर के होते हैं। तो 10 और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 10 गुणे 10 बराबर 100, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसको आप याद कर लीजिए, जिससे आप इस तरह क्वेश्चन लगा पाएंगे। क्वेश्चन संख्या 5 है कि रेखा किसे कहते हैं। 50 बार हमने बता चुका है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन संख्या 6 है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा जो बिल्कुल दोनों सीधी, ट्रेन की पटरी का मैंने उदाहरण दिया था, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन संख्या 6 में डी ऑप्शन, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले, जैसे रेल की पटरी। क्वेश्चन संख्या 7 है कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। अरे चतुर्भुज में 4 ही भुजाएं होंगी भाई साहब, 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है। आप प्राविधिक कला पढ़ने वाले बच्चे, हमें 20 में 20 क्वेश्चन सही किए होंगे, ऐसी उम्मीद है। आप मिला लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ। एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो 4 कोण होते हैं। तो 90 गुणे 4 कर दो तो कितना हो गया, 360। इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं। इस घन का मैंने चित्र बना के बढ़िया से समझाया था कि घन में कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनारी होती है। तो आपको समझ, फलक कितने होते हैं, 6। इसमें 6 फलक होते हैं और आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। अब एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये हो गया घन। अब इस कह रहा कि फलक कितने होते हैं, तो फलक हो गए 6। दर्शक को एक साथ कितने फलक दिखाई देते हैं, तो 3 ही फलक दिखाएंगे। अब इसमें पूछा जाता है कोने कितने होते हैं। कोने मतलब ये चीज़, ये 2 कोना हो गया ना, 2 भुजाएं जब आपस में मिलती हैं तो ये कोना हो गया। तो 1 2 3 4, फिर 4 नीचे, ये कोने हो गए 8। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनारे कितने होते हैं। जैसे ये किनारा, ये उसका एक किनारा हो गया, तो ये एक किनारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 इसके नीचे 8 हो गए। ये किनारा 9 हो गया, ये 10 हो गया, इसके बाद ये 11 और ये 12। तो किनारे कितने होते हैं, 12। और ये जो फलक होता है इसका आकार क्या होता है, वर्गाकार होता है। ये जो फलक है इसका एक फलक कितने हो गए, ये साइज इसका क्या होगा, वर्गाकार होगा। ये 5 क्वेश्चन में से घन के कोई एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर बार आता है, आपको ये समझ रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 10 है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। कई बार मैंने बताया कि 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अधिक कोण 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए, जिन्होंने ये लगाया होगा उनका सरल। क्वेश्चन संख्या 11, किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन खींची जाती है। डार्क मतलब बी, तो जो बी श्रेणी की सबसे बड़ी होगी उसमें देखिए 2B, इसमें ए ऑप्शन सही है। जिन्होंने ए लगाया उसका सही है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो निरूपक भिन्न की इकाई जो है इसमें से कोई नहीं, ना तो मीटर होती है, ना किलोमीटर होती है, ना सेंटीमीटर होती है, इनमें से कोई नहीं है। तो निरूपक भिन्न का जो बच्चों सूत्र होता है नक्शे की दूरी बटा वास्तविक दूरी। क्वेश्चन संख्या 13 है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार प्रिज्म में जो है 4 आयताकार फलक होते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है। तो ये आपको बच्चों याद रखना है कि आयताकार फलक होते हैं 4, लेकिन वर्गाकार आधार होते हैं 2। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रिज्म में कितने वर्गाकार आधार होते हैं, या एक वर्गाकार प्रिज्म का आधार किस साइज का होता है, या उसका आधार क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। आधार 2 होते हैं, उनका साइज होता है वर्गाकार, और फलक होते हैं 4 जिनका साइज होता है आयताकार, अगर वर्गाकार प्रिज्म है तो।
क्वेश्चन संख्या 14 है कि वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है। ये भी मैंने आपको पूरा चित्र बना के समझाया था अपनी वीडियो में कि एक वृत्त का चौथा भाग क्या कहता है, वृत्तपाद। जैसे आपको ये मैं वृत्त बना दिया मैंने, ये देखिए आप फिर समझा दे रहा हूँ। ये केंद्र है, उसके केंद्र से ये एक व्यास गया तो ये दो भागों में बट गया, तो इसको ऊपर वाले को अर्धवृत्त, नीचे वाले को अर्धवृत्त कहेंगे। अगर एक व्यास और जाता है तो ये देखिए 4 भागों में बट गया, एक भाग ये, 2, तो ये जो इसका एक भाग है इसी को वृत्तपाद कहा जाता है। आपको मैंने ये वीडियो में चित्र बना के समझाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 15 है कि वृत्त का आकार कौन सा है। तो वृत्त का आकार इसमें पहचानना है आपका। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, गोला, जिसमें बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 16 है कि किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कितने कोण का होता है। तो दोनों संलग्न भुजाएं जो होती हैं वो 90 अंश के बीच का जो कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनता है। क्वेश्चन संख्या 17 में जिन्होंने बी लगाया होगा उसका सही है। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा जिसे ब्रैकेट में व्यास को बांटता है, मतलब वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटता है, तो 2 समान बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन संख्या 18 है कि वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं। तो आंशिक भाग को चाप कहते हैं। ये सी ऑप्शन, ये भी मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में। क्वेश्चन संख्या 19 है कि 4 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं। वो 4, तो इसमें ऑप्शन देखिए वर्ग दिखा है, आयत दिखा है, चतुर्भुज लिखा है, तो ये चारों हो तो उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग भी कहते हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं, आयत भी 4 आकृतियों से घिरी रहती है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें डी हो जाएगा। 4 रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बच्चे लगा के आए होंगे, लेकिन वर्ग भी तो 4 भुजाओं वाला है, आयत भी तो 4 भुजाओं वाला है, ये भी तो 4 भुजाओं से ही रहता है, तो इसमें डी लगाना था, सही उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 20, निम्न में से न्यून कोण है। तो न्यून कोण मैंने आपको बताया था 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए 195, 80, 90 और 45, इसमें ए सही था। तो ये 20 क्वेश्चन आपके प्रावैधिक कला के थे। आई होप आप मिला पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। अब देखते हैं हम इसमें। खंड खा में आया था आपका 3 पार्ट होते हैं। खंड खा के प्राकृतिक चित्रण, आलेखन, प्रावैधिक कला, इन तीनों में से किसी एक को करना था। प्राकृतिक चित्रण में देखिए अपने ड्राइंग शीट पर पहाड़ी दृश्य चित्रण 20 × 15 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें मानव आकृति हो, पशु आकृति का होना अनिवार्य है। मतलब एक ऐसी गांव पहाड़ी बनाइए, उसके एक पशु आकृति भी हो, मानव आकृति भी हो, इस तरह की सीनरी बनाना था आपको। और पेस्टल और रंगों के माध्यम से जो बच्चे बनाए होंगे वो अच्छी बात है। और फिर आलेखन में देखिए चतुर्भुज में केवल एक इकाई द्वारा मौलिक, एक इकाई लिखा, मतलब उसे ट्रेसिंग पेपर का यूज नहीं करना है, एक ही इकाई का बनाना है। अगर यहाँ पे लिखा जाए कि इकाई का रिपीटेशन करना 2 इकाई के माध्यम से, तो ट्रेसिंग पेपर का यूज होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था। तो चतुर्भुज लिखा है तो चतुर्भुज में वर्ग भी आ जाता है, आयत भी आ जाता है। तो बच्चों अगर आपने वर्ग में भी बनाया होगा तब भी आपका सही है, आयत में बनाया होगा तब भी आपका सही है। लेकिन क्या है, माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब जो आपने आयत बनाई तो उसकी लंबाई कम से कम आपको 15 सेंटीमीटर रखना है। अगर आपने 15 × 10 में बनाया होगा तब भी सही है, या फिर 15 वर्ग में बनाया, 15 इधर 15 इधर 15 इधर, तो आयत और वर्ग जिन्होंने जिसमें बनाया हो सही है। क्या बनाना था, भारतीय पुष्प एवं तितली, किसी भी भारतीय पुष्प लिखा है तो मतलब आप कमल, फूल, गुड़हल, कनेर, सूरजमुखी, किसी भी जो आप पे सबसे अच्छा बनाना आ रहा होगा उस पर आपको बनाना था। भारतीय पुष्प में सभी चीज आ जाता है। तितली की आकृति से पूर्ण कीजिए और कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए, वही है। पेपर बहुत सरल आया था आलेखन वालों के लिए। इसके बाद प्रावैधिक चित्रण, टेक्निकल ड्राइंग, जो बच्चे हमारे मैथ के हैं टेक्निकल ड्राइंग किए होंगे। देखो 5 प्रश्न हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना था, आप 3 ही प्रश्न बनाए होंगे। सभी प्रश्न को अंक समान है। निर्दिष्ट रचनाएं मिटाएं नहीं, अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट रखें। रफ कार्य स्वच्छ, एक पेज मिला होगा उस पर आपको करना था। देखिए लिखा था कि एक त्रिभुज का खागा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो ये वाली निर्णय मैंने पहले से 2 महीने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। खा में था कि 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए, इसको भी मैंने बना रखा था। इसके अंतर्गत एक बड़ा अर्धवृत्त, ये वाला नहीं बनाया था, लेकिन वृत्त बनाने का तरीका बताया था। सा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ये वाला निर्णय भी हमने बना के आपके ग्रुप चैनल पे वीडियो डाल रखी है। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसकी निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है, जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर, ये वाली भी निर्णय हमने बनाकर वीडियो, इस वाली निर्णय की वीडियो बनाकर हमने चैनल पर डाल रखा है, इसे देख लीजिए। एक आयत आबासादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। ये भी निर्णय हमने अपने चैनल पर, इस निर्णय की भी वीडियो हमने चैनल पर बनाकर डाल रखी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। यही चीज यहाँ पे आप अंग्रेजी में लिखा गया है। अब खंडगा स्मित चित्रण आ गया है। इसमें देखिए खंडगा, इस खंड में 2 भाग हैं, स्मित चित्रण अथवा भारतीय चित्रकला। स्मित चित्रण या तो आप चित्र बनाइए या तो भारतीय चित्रकला के प्रश्नोत्तरों को जवाब दीजिए। आपको किसी एक भाग को हल करना है, मतलब दोनों में से कोई एक भाग हल करना है। स्मित चित्रण अगर आप पहले देखते हैं तो इस प्रश्न में 2 भाग हैं, आ और बा, दोनों ही भागों को चित्रित करना अनिवार्य है। निम्नलिखित आ भाग में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मित चित्रण कीजिए।
तो आप इन तीनों में से कोई एक बना के आए होंगे, छाता और बक्सा, सुराही, लालटेन। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, कई बार बताया जो जगह है। और खंड बा में से किसी एक इसमें चित्रण का पेंसिल द्वारा चित्र बनाना है। इसमें आपका अनार पत्तियों सहित लौकी, 2 टमाटर। तो इनमें में से मैं इनका चित्र बना के चैनल पे डाल चुका हूँ। तो आप कोई 2 चित्र बना के आए होंगे, 10 नंबर का ये चित्र, 10 नंबर का ये चित्र, आप 20 नंबर का। अगर आपने ये नहीं किया है तो कुछ बच्चों ने क्या करना था, आपको खंड गा के ये भारतीय चित्रकला वाले भाग पे आ जाना चाहिए था। ये भी 20 नंबर का है। खंड के दोनों प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। तो पहला का खंड में देखिए चित्रकला के 6 अंक कौन कौन से, तो उन्हीं के बारे में लिखना था यहाँ। या अंतराल विभाजन में कौन कौन सी विधियां होती है, जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसमें कौन कैसी विधियां अपनाते हैं, ये लिखना था। 10 नंबर का ये था। और 10 नंबर में जैसे आपने आलेखन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, उसी तरह के 10 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थे। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं हल करा दे रहा हूँ। देखिए, षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसकी टीका में हुआ था? तो षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख यशोधर पंडित की टीका में हुआ था, यशोधर पंडित की। प्रश्न संख्या 2 है, अजंता की गुफा की खोज किसने की थी? तो अजंता की गुफा की खोज एक अंग्रेज अधिकारी ने 1819 में। क्वेश्चन संख्या 3 है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही है, इसमें 2 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 4 है कि मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? तो गेरुआ रंग प्रयुक्त हुआ। क्वेश्चन संख्या 4 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 5 है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था। क्वेश्चन संख्या 5 का भी सी सही है। मंसूर जो पक्षियों के चित्र बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ये मुगल काल का भी प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 6 है कि बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी गुफा बच्चों कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 7 है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ समूह कहाँ पाया गया? तो जिराफ समूह का जो चित्र बच्चों पाया गया वो होशंगाबाद में पाया गया। कुछ ऑप्शन संख्या बी सही है, इसका 7वें का बी। क्वेश्चन संख्या 8 है कि किशनगढ़ की कला किस राज्य में है? तो किशनगढ़ की कला राजस्थान में है। राजस्थान शैली की एक उप शैली है किशनगढ़ शैली। इसी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बनी ठनी का चित्र, और यही बनी ठनी चित्र भारतीय मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन संख्या 9 है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में लिखा है वाराणसी, जबलपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर। तो ए ऑप्शन सही है, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज हुई है, वहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता है, बदामी है, जोगीमारा है, बाघ है। तो बच्चों मध्य प्रदेश की जो गुफा है बाघ, उस बाघ की के 4थे नंबर की गुफा में ये 2 शोकाकुल नारी का चित्र बना है। 4थे नंबर की गुफा को रंगमहल के नाम से भी जाना जाता है। भाव अभिव्यक्ति के लिए चित्र बहुत ही फेमस है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चनों को मैंने हल करा दिया, आपको समझ में आ गया। आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं और आप क्या क्या बना के आए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने सभी दोस्तों के पास जो पेपर दे के आए उनके पास शेयर कर दें, वो भी वीडियो देख लें और देख लें कि उनका कितना क्वेश्चन सही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।